हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश बैंडवाल एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज के इस क्लास में हम सब बात करेंगे मौर्यकाल इतिहास की जानकारी के स्रोत के तौर पर मेगास्थनीज की इंडिका के बारे में। मेगास्थनीज की इंडिका से हमें मौर्यकाल के इतिहास की जानकारी के किन किन स्रोतों के बारे में, वो कौन कौन से ऐसे तथ्य हैं जिसके संबंध में जानकारी हमें मेगास्थनीज के इंडिका से प्राप्त होती है। हम लोग सबसे पहले इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि मेगास्थनीज वास्तव में था कौन, किसके दरबार में आया था, किसका दूत बनकर आया था, और भारत में आने के पूर्व वो कहाँ का दूत था, ठीक है, और भारत में कितने सालों तक प्रवास किया, किसके शासनकाल में, और भारत से प्राप्त अपने जो अनुभव थे उस अनुभव को अपनी कौन सी पुस्तक में संकलित किया था, और साथ में वो पुस्तक वर्तमान समय में उपलब्ध है अथवा नहीं, और यदि उपलब्ध नहीं है तो फिर उसके संबंध में कैसे जानकारी मिली, और उसने जो जानकारी दी है उस जानकारी में क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या विशेषताएं, इन बातों को आज के इस क्लास में हम तलाशने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं कि पिछले कई वीडियोस में हमने मौर्यकाल इतिहास की जानकारी के संबंध में जो भी बातें बतलाई है वो सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। और ये जो लेक्चर्स है, इस लेक्चर्स के साथ जो हमने नोट्स आपको प्रोवाइड किए हैं, जो आपको हमने भेजे हैं, वो सब जरूर जो है वो देखिएगा, तो अपने आप ये सारी बातें जो है वो क्लियर होती चली जाएगा। और ध्यान ये रखिएगा कि मैं जो बातें कह रहा हूं ये अपने 20 साल का जो अनुभव है, 22 साल का जो अनुभव है, उन अनुभवों के संबंध में ही जो है मैं आपको बतला रहा हूं, और कुछ ऐसा नहीं कर रहा हूं कि जैसे कि मैं कुछ बहुत ही अनायास या एक अद्भुत जो है वो कह कि मतलब शिक्षक के तौर पर आपके सम्मुख उपस्थित हो, ठीक है। तो मैं जो कह रहा हूं वो बात है, आप उसको ध्यान से सुनिए और उसको अमल में लाने की कोशिश करिए। और वास्तव में अगर सचमुच में भविष्य में, निकट भविष्य में जब भी जो है एग्जाम्स होंगे, उस एग्जाम्स में इस विषय से संबंधित जो भी सवाल पूछे जाएंगे, अगर उन प्रश्नों को करना चाहते हैं तो बस जितनी बातें कही जा रही है और जो नोट्स हमने प्रोवाइड किए हैं आप तक, जो हमने पहुंचाए बुक के शक्ल में, वो सब आप जरूर देखिएगा, लेक्चर्स जरूर सुनिएगा। यहां पर जो बातें बतलाई जाती है उसको चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। तो यही तो प्रक्रिया का पालन करना है। और ये सब जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जब आपने कई बार रिवीजन कर लिया होगा, तो मैं आपको बताता जाऊंगा कि ये आज का चैप्टर है सिंधु घाटी सभ्यता, और कल की क्लास में मैं इस पर 25 क्वेश्चंस का एक जो है वो प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूं, ठीक है। एक प्रैक्टिस पेपर जो है आपके सम्मुख लाने वाला हूं। तो आप क्या करो कि आप उसको जो है बेहतर तरीके से तैयारी करिए, उसके बाद जो है रिवीजन करिए, नोट्स देखिए, प्लस जो है वो क्या है कि जो भी हमने वीडियोस बनाए वो वीडियोस देखिए। बस यही तो तैयारी करनी है, और इतना अगर आप कर लोगे तो निश्चित रूप से यकीन मानिए कि आप जरूर जो है बेहतर कर सकते हैं निकट भविष्य में। बस सिंसियरली जो डायरेक्शंस है उस डायरेक्शन को आप फॉलो करने की कोशिश करिए। तो देखिए आज की इस क्लास में मैंने पहले से ही जो है ये मेगास्थनीज है, मेगास्थनीज का इंडिका और मेगास्थनीज हमने इसको हेडिंग जो है वो डाला है, ठीक है ना। मैंने सोचा कि एक ही क्लास में सारी बातें बता दूं, लेकिन चूंकि वीडियोस बड़े बन जाते हैं और मैं चाहता हूं कि वीडियोस जो है वो कहे कि एक एक टॉपिक पर अगर जो है वो कहे कि अशोक के अभिलेख पे एक अलग वीडियोस बन जाए, आहत मुद्राओं पर अलग वीडियोस बन जाए, ठीक है। इसी प्रकार उत्तरी काली पॉलिशदार मृदभांड पर एक अलग वीडियो बन जाए, भले ही वो छोटे वीडियोज हो, लेकिन एक एक वीडियोज अगर एक एक टॉपिक को डेडिकेटेड अगर रहेगा तो ऐसी स्थिति में देखने में भी आपके लिए बहुत आसान होगा। छोटे छोटे से टॉपिक आपको जो है अलग अलग वीडियोस में अगर मिलेंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए उसे देखना सरल होगा, ठीक है। तो आज के इस क्लास में पूरे तौर पे जो है मैं डिपेंड या कह सकते हैं कि डेडिकेट जो कर रहा हूं वो है इंडिका और मेगास्थनीज, और ये जो फोटोज है ये हमने पूरा जो है वो क्रिएट किया है, ठीक है। तो देखिए आज जो है वो क्लास में मैं लिखने वाला हूं, ठीक है। आप लोग इसको देखते रहिए, मेगास्थनीज, ठीक है। और मेगास्थनीज के बारे में यह जान लीजिए कि ये जो है दूत था, और किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ठीक है। और किसका दूत बनकर आया था? तो ये जो है सेल्यूकस, यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का दूत था, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर का दूत था।
ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मेगास्थनीज में सबसे पहली बात जो उत्पन्न होती है कि वो था कौन, तो वो था दूत। किसका दूत था? यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का दूत था। और किसके दरबार में था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ठीक है। लेकिन भारत में आने के पूर्व यानी पहले जो है वो कहां पर था? तो पहले ये ध्यान रखिएगा, अराकोसिया, ठीक है। अराकोसिया के शासक सिबर्टियस के दरबार में था, ठीक है। सिबर्टियस के दरबार में दूत था किसका? वही यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का, ठीक है। यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का दूत बनकर वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने के पूर्व मेगास्थनीज जो है वो किसके दरबार में दूत था? सेल्यूकस निकेटर का। तो वो हो जाएगा अराकोसिया के शासक सिबर्टियस के दरबार में। और ध्यान ये रखना है कि अराकोसिया जो है ना, इसकी पहचान आज जो है वो किससे स्थापित की जाती है? कंधार से। और आपको मालूम होगा कि 305 ईसा पूर्व में, ठीक है, 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच एक युद्ध हुआ था, ठीक है। और उस युद्ध के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि उस समय उसका अगर इसका रिजल्ट देखा जाए कि उस युद्ध में कौन जीता कौन हारा, इस संबंध में समकालीन साहित्यों में स्पष्ट रूप से कोई उल्लेख नहीं किया गया है। केवल और केवल एपियानस ने यह लिखा है कि दोनों के बीच युद्ध हुए और अंत में संधि हो गई, ठीक है। इसमें कहीं पर भी यह स्पष्ट नहीं है कि जो है जीता कौन। बस एपियानस ने यह लिखा कि दोनों के बीच युद्ध हुए और अंत में संधि हो गई। तो संधि हो गई यानी कौन जीता कौन हारा यह पता नहीं है। और यह ध्यान रखिएगा, चूंकि इस संधि का एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी एपियानस था, इसलिए इस संधि को एपियानस की संधि कहकर पुकारा जाता है। और इस संधि के अंतर्गत क्या हुआ कि सेल्यूकस निकेटर ने 4 क्षेत्र, एरियाना, अराकोसिया, जेड्रोसिया, पेरोपेमिसदाई, ठीक है। इसके बारे में बाद में मैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल लेक्चर सुन लीजिए कि एरियाना, अराकोसिया, जेड्रोसिया, पेरोपेमिसदाई, इसमें एरियाना का मतलब हो गया हिरात, अराकोसिया का मतलब कंधार हो गया, पेरोपेमिसदाई का मतलब हो गया काबुल और जेड्रोसिया का मतलब हो गया पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में स्थित मकरान। तो ये 4 क्षेत्र जो है वो किसको दे दिया? चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। तो चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया, पहले वो अलग था क्षेत्र, ठीक है। और उसी अराकोसिया जो कंधार जिसकी पहचान उन्होंने बताई कि उसी अराकोसिया में एक शासक हुआ करता था सिबर्टियस, और उसी सिबर्टियस के दरबार में यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का दूत था मेगास्थनीज। लेकिन जब सेल्यूकस निकेटर के चंद्रगुप्त मौर्य के साथ संधि हो गई और उस संधि के अंतर्गत एरियाना, अराकोसिया, जेड्रोसिया, पेरोपेमिसदाई जैसे 4 क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए, तो अराकोसिया किसको मिल गया? चंद्रगुप्त मौर्य को। अब यहां पर कोई इंडिपेंडेंट स्टेट की बात नहीं थी, इंडिपेंडेंट किसी शासक की बात नहीं थी। तो मेगास्थनीज यहां से क्या हो गया? खाली हो गया। तो सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया? मेगास्थनीज को अब यहां पे चूंकि सेवा समाप्त हो गई, इसलिए वहां से हटाकर फिर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजकर उसके साथ एक अस्थाई जो है संधि करने की कोशिश की, एक अस्थाई रिश्ता बनाने की कोशिश की। आपको मालूम होगा कि सेल्यूकस निकेटर ने अपनी एक पुत्री हेलेना या उससे जो है कार्नेलिया कहा जाता है, हेलेना या कार्नेलिया की शादी जो है उसने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी। यह भारत का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह माना जाता है, फर्स्ट इंटरनेशनल मैरिज माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना की शादी जो है, ठीक है। इसके बाद जो है साथ में क्या है कि मेगास्थनीज को दूत। तो देखिए ध्यान रखिएगा कि सेल्यूकस निकेटर ने 4 क्षेत्र दिए, एरियाना, अराकोसिया, जेड्रोसिया, पेरोपेमिसदाई। इसके बाद अपनी पुत्री हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी। मेगास्थनीज को दूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा और बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने बदले में 500 हाथी दिए और वो 500 जो एलिफेंट्स है वो सेल्यूकस निकेटर ने उसका क्या किया, ये भी सवाल पूछा जा चुका है, ठीक है। ये भी सवाल पूछा जा चुका है। तो वास्तव में क्या हुआ कि सेल्यूकस निकेटर को जब वो 500 एलिफेंट्स मिला तो उसकी जो सेना थी ना, वो सेना काफी शक्तिशाली, काफी पावरफुल हो गई और इसने इसका इस्तेमाल
मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया में मेसिडोनिया के शासक एंटीगोनस गोनाटस के साथ युद्ध में किया और उसमें विजयी हुआ। और वो एंटीगोनस गोनाटस जो मेसिडोनिया का शासक था, वो सेल्यूकस निकेटर का कट्टर प्रतिद्वंदी था और हस्ती सेना बढ़ जाने से उसकी शक्ति जो है सेल्यूकस निकेटर की बढ़ गई और ऐसी सेना मेसिडोनिया के शासक एंटीगोनस गोनाटस के पास मौजूद नहीं था। तो इसलिए यह सवाल पूछा गया था कि उस 500 एलिफेंट जो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को दिए थे, उसने उसका क्या किया? तो उसका इस्तेमाल उसने जो है मेसिडोनिया के शासक एंटीगोनस गोनाटस को पराजित करने में किया। और यह भी ध्यान रखिएगा कि जो संधि हुई, संधि के पश्चात क्या हुआ कि नॉर्थ वेस्ट के इलाके में जो हिंदू कुश पर्वतमाला है, वो हिंदू कुश पर्वतमाला चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच जो साम्राज्य था, उस साम्राज्य के बीच की सीमा रेखा बन गई। ठीक है, और नॉर्थ वेस्ट के इलाके से चंद्रगुप्त मौर्य जो एक प्रकार से निश्चिंत हो गया। और ये हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि जब वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो क्षेत्र था, वो क्षेत्र अखंड भारत का एक हिस्सा बना था। क्यों? क्योंकि इसके पहले हर्यक वंश, शिशुनाग और नंद वंश के शासकों के समय में वहां पर क्या था कि वहां पर मतलब जो है साम्राज्य का विस्तार हुआ, लेकिन आपको हमने बताया था कि गांधार और कंबोज जो दो महाजनपद था, वो महाजनपद हिंदुस्तान का मगध साम्राज्य का हिस्सा नहीं बन पाया था। और क्यों नहीं बन पाया था? क्योंकि उस समय डेरियस प्रथम के नेतृत्व में ईरानियों का भारत पर आक्रमण हो रहा था और ईरानियों ने गांधार और कंबोज को अपने साम्राज्य के अंदर कर लिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी। तो ये पूरी बात आपने समझा और इसको आगे फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, तो यहां पर ये बातें समझ में आ गई। अब देखिए नेक्स्ट बात करूं कि मेगास्थनीज जो है वो क्या है कि भारत में एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो इसके ईयर के बारे में तो पता नहीं है कि किस साल आया और कब चला गया, लेकिन करीब करीब 10 से 12 सालों का समय हिंदुस्तान में व्यतीत किया और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। ठीक है, और आप एक प्रकार से ये कह सकते हो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने इस प्रकार कह सकते हैं कि भारत के इतिहास की अगर हम बात करें तो जो परराष्ट्र नीति है, ठीक है, जो हम वैदेशिक जो कह सकते हैं कि संबंधों पर हम ज़्यादा प्रश्न देते हैं और हम आर्टिकल 51 जो वर्तमान भारत के संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज में जो शामिल है, उसमें भी ये कहा गया कि भारत अंतरराष्ट्रीय शांति और समृद्धि की अभिवृद्धि में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और ये वास्तव में हम एक प्रकार से ये समझ सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य काल भारत का ऐसा काल था जब परराष्ट्र की नीति पर या अपने पड़ोसी राज्यों के साथ, विदेशी राज्यों के साथ एक बेहतर संबंध स्थापित करने, दूतों के आदान प्रदान करने वाले संबंध, जिसको दौत्य संबंध, जिसको दूतार संबंध भी कहा जाता है, ऐसे संबंध की स्थापना में दिलचस्पी दिखाई। ये भारत के इतिहास में पहला ऐसा काल आप कह सकते हो जिसमें परराष्ट्र की नीति पर यानी वैदेशिक नीति पर पर्याप्त बल दिया गया था। ठीक है ना, तो यहां पे देखिए मेगास्थनीज की अगर हम बात करें तो मेगास्थनीज भारत में प्राप्त अपने अनुभवों को, ठीक है, अपने अनुभवों को उसने संकलित किया था। अपने अनुभव किस में लिखे थे? इंडिका में। इंडिका में संकलित किए में लिखे थे। ठीक है, ये जो है इंडिका हो गया। लेकिन ये जो इंडिका है ये क्या है कि आज मूल रूप से अप्राप्य है। ठीक है, ये मूल रूप से क्या है? अप्राप्य। अप्राप्य कहने का मतलब है जो मूल रूप से प्राप्त नहीं है। ठीक है, मूल रूप से प्राप्त नहीं है, उसको अप्राप्य एक प्रॉपर वर्ड है। वर्ड्स को भी थोड़ा सा जो है ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप आईएएस, पीसीएस वगैरह की या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो अभी नहीं कर रहे, जो भविष्य में करेंगे, और जरूर करिएगा। ठीक है, जब आपको कोई नौकरी मिल जाती है तो वो क्या है कि कोशिश जरूर करनी चाहिए। ठीक है, फर्दर और अच्छा करने की। तो ये अभी से एक फाउंडेशन बनेगा। ठीक है, बहुत सारे जो हमारे मतलब कह सकते हैं कि इस बैच से जो बच्चे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे बच्चे इंटर के बाद से ही जुड़े हुए हैं। तो इंटर के बाद से जुड़े हुए हैं तो वो क्या है कि वो बहुत ही मतलब एक बेहतरीन समय होता है कि अगर हम क्लास 10, 11, 12 से ही जो है अगर हम बातें समझने लगे, हम अपने भविष्य के कह सकते हैं हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को निर्धारित कर उस दिशा में हम कार्य करने लगे, तो निश्चित रूप से वो क्या होगा कि वो कहीं ना कहीं बहुत आगे आने वाले समय में यूजफुल होगा। ठीक है ना, तो यहां पे देखिए मूल रूप से अप्राप्य है।
तो जब अप्राप्य है तो पता कैसे चला, तो पता कैसे चला, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो इंडिका है इसको परवर्ती कालीन जो लेखक हैं स्ट्रेबो, ठीक है, ये ध्यान रखना है, स्ट्रेबो एरियन तथा डायोडोरस ने अपने लेखन में, ठीक है, अपने लेखों में इसने इसका उद्धरण के रूप में इस्तेमाल किया है, ठीक है, ये उद्धरण रेफरेंसेस के रूप में, उद्धरण के रूप में इसका इस्तेमाल किया है, ठीक है, उद्धरण के रूप में इसका प्रयोग किया है। अब यहां पे देखिए उद्धरण के रूप में इसका प्रयोग, ये उद्धरण जो है ना इसको इंग्लिश में रेफरेंसेस कहा जाता है, ठीक है, इसे रेफरेंसेस कहकर पुकारा जाएगा। और ये रेफरेंसेस एग्जैक्टली होता क्या है, क्या उद्धरण होता है, ये भी आप समझिए। देखिए उद्धरण क्या होता है कि जैसे हमने किताबें लिखी मान लीजिए, तो उसमें क्या है कि कई जगह पर हमने ये लिखा कि अयोध्या सिंह जी भी जो है वो भी ऐसा कहते हैं, बिपिन चंद्र ने भी जो है ऐसा कहा है, रामचंद्र शर्मा ऐसा लिखते हैं, रोमिला थापर ऐसा कहती है, डीडी कौशाम्बी का ये मत है, ठीक है। इसके बाद जो है वो क्या है कि ईश्वरी प्रसाद का ये मत है, हरप्रसाद मुखर्जी का ये मत है। तो ये जो डिफरेंट किताब मैं लिख रहा हूं, लेकिन हमने क्या किया, इतने सारे विद्वानों का नाम गिनाया। अब ऐसे समझिए कि अगर हमने अपने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पुस्तक में अगर हमने बिपिन चंद्र को जो है हमने 10, 20, 25, 50 बार उल्लेख किया, तो जो उल्लेख किया जाता है उसको उद्धरण कहा जाता है, उसको रेफरेंस कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए किताब हमारी है, लेकिन आप जब हमारी किताब पढ़ोगे तो उसमें क्या है कि आप 10-20 जगह पे बिपिन चंद्र के बारे में पढ़ेंगे। बिपिन चंद्र की मूल पुस्तक मान लीजिए आपके पास नहीं है, लेकिन हमारी किताब पढ़कर आप ये समझ जाओगे कि ये वास्तव में जो है ये बिपिन चंद्र एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक है। आधुनिक भारत पर उन्होंने किताब लिखा है, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर उनकी जो है किताब बहुत प्रसिद्ध है, बहुत लोकप्रिय है। ये चीजें जो है वो क्या है कि हम लोग जब करते हैं, ठीक है, तो ये हमने लिखा हमारे किताब में, जब बिपिन चंद्र का हमने उल्लेख किया, उनकी पुस्तक का उल्लेख किया, तो इसी को हम कहते हैं उद्धरण के रूप में। जैसे हमने कहा कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेकर सही किया, ठीक है, क्यों इसलिए सही किया क्योंकि आंदोलन बहुत लंबा खींच चुका था, लोग अब धीरे धीरे आंदोलन से खिसकने लगे थे, छिटकने लगे थे। तो ऐसी स्थिति में गांधी जी की आलोचना से बेहतर यह समझना होगा कि आंदोलन का सामाजिक आधार कितने समय तक मजबूती प्राप्त जो है कर सकता है। तो वो जब खिसकने लगा तो वो आंदोलन अपनी स्वाभाविक मौत मरता, इसके पहले ही सही समय पर आंदोलन को वापस लेकर महात्मा गांधी ने महती सेवा की। और साथ में लिखा जैसा कि बिपिन चंद्र भी ऐसा ही मानते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है हमने बिपिन चंद्र का रेफरेंस के रूप में इस्तेमाल किया। तो इस तरह से स्ट्रेबो एरियन और डायोडोरस ने बाद में जब अपने लेख लिखे, ज्योग्राफी बहुत सारी किताबें इन लोगों ने या लेख लिखे, तो इसमें मेगास्थनीज और इंडिका का उद्धरण के रूप में इस्तेमाल किया। और ये सब ध्यान रखिएगा, ये सब क्लासिकल ग्रीक लेखक माने जाते हैं, ठीक है। क्लासिकल ग्रीक लेखक स्ट्रेबो एरियन तथा डायोडोरस ने बाद के लेखों में, अपने लेखों में मेगास्थनीज और इंडिका का जो है उन्होंने उद्धरण के रूप में इस्तेमाल किया, ठीक है। और ध्यान ये रखिएगा कि ये जो उद्धरण इनके पुस्तकों में, इनके लेखों में मेगास्थनीज और इंडिका के जो ये उद्धरण बिखरे हुए थे, इसका संकलन किसने किया, ठीक है, इसका संकलन किया किसने, संकलन किया डॉक्टर शॉन बैक ने, ठीक है, संकलन किया डॉक्टर शॉन बैक ने, ठीक है। और ठीक है, समझ में बात आ रही है, जितने भी उद्धरण थे सबको कलेक्ट कर लिया। किसने कलेक्ट किया, डॉक्टर शॉन बैक ने। और इस संकलन का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया, अंग्रेजी अनुवाद किया, ठीक है, अंग्रेजी अनुवाद किया किसने, मैक्रिंडल ने, ठीक है, अंग्रेजी अनुवाद किया मैक्रिंडल ने। तो ये जो है वो क्या हुआ कि ये सवाल भी पूछा जा चुका है कि स्ट्रेबो एरियन तथा डायोडोरस की पुस्तक में जो मेगास्थनीज और इंडिका के उद्धरण के रूप में इस्तेमाल किया गया है, उसका संकलन किसने किया, डॉक्टर शॉन बैक ने। डॉक्टर शॉन बैक ने जो है उसका संकलन किया। और उस चूंकि वो ग्रीक भाषा में, तो उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किसने किया, तो इंग्लिश में उसका अनुवाद करने का श्रेय मैक्रिंडल को जाता है। और उसके बाद जो अनुदित पुस्तक थी, उस पुस्तक को जब
पढ़ा गया इन सब का, तब जाके पता चला कि मेगास्थनीज और इंडिका जो है वो क्या है कि पुस्तक है। और मेगास्थनीज हिंदुस्तान आया और उसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में समय व्यतीत किए, भारत भ्रमण किया, और भारत भ्रमण के पश्चात उसने जो भी अनुभव हासिल किए उसको जो है उसने इंडिका नामक पुस्तक में संकलित किया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, स्ट्रैबो एरियट डायोडोरस, इसको इंग्लिश में आप जो है SAD याद रखिएगा, सैड। ठीक है, सैड का मतलब है S फॉर स्ट्रैबो, A फॉर एरियन हो गया, तथा D फॉर हो गया डायोडोरस। ठीक है, संकलन शानबेक, संकलन शानबेक ने किया, अनुवाद मैक्रिंडल ने किया। ठीक है, संकलन किया डॉक्टर शानबेक ने, और उसका अंग्रेजी जो अनुवाद है वो अनुवाद किया था मैक्रिंडल ने। ठीक है, अब हमें देखना है कि मेगास्थनीज से हमें, इंडिका से हमें क्या प्राप्त होती है। इंडिका से जानकारी मिलती है। ठीक है, जानकारी मिलती है। क्या जानकारी मिलती है, इंडिका में क्या उल्लेख मिलता है, ये सब आप समझेंगे। ठीक है ना। सबसे पहली बात कि इंडिका, छोटी छोटी जो बातें हैं वो सब मैं समझ लूं। ठीक है, कि इंडिका से जानकारी मिलती है, मेगास्थनीज ने कहा कि भारत में अकाल, ठीक है, अकाल नहीं पड़ते हैं। फेमिन जो है यहां पर, अकाल जो है वो क्या है कि कभी नहीं पड़ते। कौन कहता है? मेगास्थनीज। किसमें? इंडिका में। इंडिका में ये कहता है कि भारत में, हिंदुस्तान में कभी भी अकाल नहीं पड़ते हैं। तो सवाल सीधा सा आएगा कि वो कौन सा ऐसा विदेशी यात्री था जिसने भारत भ्रमण के पश्चात ये लिखा था कि भारत में कभी भी अकाल नहीं पड़ते हैं। ठीक है, कभी भी जो है फेमिन जो है वो नहीं पड़ता है। जबकि वास्तव में अगर देखा जाए, हमने आपको बताया था कि इसका जो काउंटर अटैक जो है, ठीक है, अकाल नहीं पड़ते, ये ध्यान रखिएगा। मेगास्थनीज कहता है अकाल नहीं पड़ते, लेकिन ये बात गलत है। और गलत इसलिए है क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का ही जो है 2 अभिलेख मिला, हमने आपको बताया था। ठीक है, और वो 2 अभिलेख कौन कौन सा है? सोहगोरा और महास्थान। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के 2 अभिलेख सोहगोरा और महास्थान से प्राप्त हुए हैं। और इस अभिलेख से इस बात की जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने उन अकाल की परिस्थितियों में किस तरह से राहत भरे कार्य किए। जो पीड़ित जनता थी, जो अकाल से पीड़ित जनता थी, जो कराह रही थी, जो दर्द से परेशान थी, जो अभाव की स्थिति झेल रही थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने ऐसे अभावग्रस्त अकाल पीड़ित लोगों के लिए किस किस तरह के राहत भरे कार्य किए, इस बात की जानकारी चंद्रगुप्त मौर्य के सोहगोरा और महास्थान अभिलेख से मिलती है। और हमने आपको यह भी बताया था, हेमचंद्र का परिशिष्ट प्रबंध जो है वो ये कहता है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मगध में 12 वर्ष का लंबा अकाल पड़ा था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मगध में 12 वर्ष का लंबा अकाल पड़ा। तो हेमचंद्र लिखता है अकाल पड़ा। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का जो अभिलेख है वो इस बात की जो है वो क्या है कि सूचना देता है कि जो है अकाल की परिस्थितियों में अकाल पीड़ित जनता के लिए कौन कौन से राहत भरे कार्य किए। तो मेगास्थनीज की जो बात है वो बात गलत सिद्ध हो जाती है, और संभावना यह व्यक्त की जाती है कि वास्तव में ऐसा क्यों रहा होगा। ठीक है, क्यों रहा होगा? तो इसमें हो सकता है कि स्ट्रैबो एरियन और डायोडोरस ने चूंकि उदाहरण के रूप में उसका इस्तेमाल किया, तो पता नहीं किस बात या किस तरह से इस्तेमाल किया। और मूल पुस्तक में इसके आगे पीछे कोई बात अगर थी तो वो कौन सी बात थी ये तो स्पष्ट है नहीं, इसलिए इसके संबंध में कोई स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट जो है, जो दूसरा हो जाएगा, इसके बाद दास प्रथा का चलन नहीं है। ठीक है, दास प्रथा का चलन नहीं है। स्लेवरी सिस्टम, देयर इज नो एनी कस्टम ऑफ स्लेवरी सिस्टम इन इंडिया। दास प्रथा का चलन नहीं है। अब देखिए यहां पर भी दास प्रथा के संबंध में अगर बात करें तो मेगास्थनीज की जो है यह बात कहना कि दास प्रथा का चलन नहीं है, ये जो है वास्तव में क्या है, ये भी बात इसकी गलत नजर आती है। ठीक है, गलत नजर आती है। क्यों? अब सबसे पहली बात समझिएगा,
क्यों गलत नजर आती है? अब इसका मतलब है हमें यह बताना पड़ेगा कि वैदिक की भारत के अंदर दास प्रथा का क्या सिस्टम। अब देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आपको पता है कि इसके बारे में बहुत सारी बातें अभी अस्पष्ट है, अभी अनक्लियर है कि इस काल में दास प्रथा थी अथवा नहीं थी। अगर थी तो उसका प्रयोग कहाँ पे होता था, घरेलू कार्यों में होता था या उत्पादन संबंधी कार्यों में, कुछ भी स्पष्ट नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, पूर्व वैदिक काल, ठीक है, पूर्व वैदिक काल और लेटर वैदिक पीरियड की अगर हम बात करें तो इन दोनों कालों में दास प्रथा थी, ठीक है, दास प्रथा थी। लेकिन इसका प्रयोग जो है वो किन कार्यों में होता था, घरेलू कार्यों में, ठीक है, घर के कुछ छोटे मोटे काम होते थे तो उसमें दासों का प्रयोग जो है वो किया जाता था। तो घरेलू कार्यों में दासों का प्रयोग किया गया। इसके बाद अगर आप देखिएगा कि इसके बाद जो काल आएगा वो काल आएगा 6th सेंचुरी बीसी। और 6th सेंचुरी बीसी में जब बौद्ध युग था, जब दूसरी नगरीय क्रांति हुई थी, तो इस काल में यह ध्यान रखिएगा कि पहली बार क्या हुआ कि दास प्रथा का चलन तो यहां पे भी है और यहां भी है, लेकिन फर्क क्या है, फर्क यह है वैदिक युग से इस काल में कि दासों का प्रयोग पहली बार उत्पादन संबंधी कार्यों में होने लगा। यानी कि यहां पे दास प्रथा का चलन था, यहां भी था, प्रवर्ती काल में और भी था, लेकिन अगर भारत में कहा जाए वैदिक युग में जो दास प्रथा का चलन था वहां पे घरेलू कार्यों में उसका प्रयोग होता था, उसे उत्पादन संबंधी कार्यों में लगाए नहीं जाते थे। लेकिन 6th सेंचुरी बीसी में दासों को पहली बार, यह ध्यान रखिएगा कि यहां पर दासों को उत्पादन संबंधी कार्यों में, उत्पादन संबंधी कार्यों में पहली बार, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, उत्पादन संबंधी कार्यों में पहली बार। पहले मात्र घरेलू स्तर पर डोमेस्टिक जो है, जो वर्क्स होते थे उसी कार्य में थोड़े बहुत जो है दासों को लगाया जाता था। अब उत्पादन संबंधी कार्यों में भी लगाया जाने लगा। और क्यों लगाया जाने लगा, आपको पता है दूसरी नगरीय क्रांति हुई थी, कृषि का महत्व बढ़ने लगा था। अब घरेलू सदस्यों के माध्यम से ये सारे काम संभव नहीं थे, अब हेल्पिंग हैंड्स की जरूरत थी, इसलिए इन दासों का जो प्रयोग था, उन दासों का प्रयोग जो है उत्पादन संबंधी कार्यों में पहली बार होने लगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा कौन सा काल आएगा, मौर्य काल, ठीक है, इसके बाद मौर्य पीरियड आएगा। और मौर्य पीरियड में यह ध्यान रखिएगा कि दासों का उत्पादन संबंधी कार्यों में पहली बार बड़े पैमाने पर प्रयोग हुआ, ठीक है। इस बात को समझिएगा कि 6th सेंचुरी बीसी में आप सवाल सबसे बनता है प्रीलिम्स में, यह ध्यान रखिएगा कि दास प्रथा का को दासों का पहली बार उत्पादन संबंधी कार्यों में पहली बार प्रयोग जो है वो कब हुआ था, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। पहली बार बड़े पैमाने पर प्रयोग जो है वो कब हुआ था, मौर्य काल में हुआ था। तो मौर्य काल में दासों को पहली बार बड़े पैमाने पर इन लार्ज स्केल पर उत्पादन संबंधी कार्यों में लगाया गया, उत्पादन संबंधी कार्यों में, ठीक है, उत्पादन संबंधी कार्यों में, सुनकर भी लिखेगा, ठीक है, ठीक है। मैं इसलिए कई बार बोल दे रहा हूं, आपको याद भी हो जाए और लिखना भी चाहें तो आपको सरलता पूर्वक जो है लिख दे। इसके लिए कोई बहुत ज्यादा साफ लिखने की आवश्यकता नहीं है, और वैसे भी हैंडराइटिंग मेरी बहुत अच्छी है, ठीक है ना, ठीक है। तो यहां पे देखिए घरेलू कार्यों में उत्पादन संबंधी कार्यों में पहली बार मौर्य काल में बड़े पैमाने पर लगाया गया। तो अब आप देखो कि दासों को पहली बार, देखिए 6th सेंचुरी बीसी की अगर बात करें उत्पादन कार्यों में पहली बार, तो यहां पर आप देखिएगा कि त्रिपिटक जो बौद्ध साहित्य है ना, त्रिपिटक में 4 प्रकार के दासों का उल्लेख है, ठीक है, 4 प्रकार के दासों का उल्लेख है, यह ध्यान रखिएगा। दासों का उल्लेख किसमें किया गया है, त्रिपिटक में किया गया है, ठीक है। कौटिल्य में याद रखिएगा, कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख है, ठीक है, यहां पर 9 प्रकार के दासों का उल्लेख है, 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किसमें, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है, ठीक है।
ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है त्रिपिटक बौद्ध साहित्य 6th सेंचुरी बीसी या 5th सेंचुरी बीसी के आसपास रचित जो पुस्तक है वो जो है त्रिपिटक है। ठीक है, इसमें 4 प्रकार के दासों का उल्लेख है। इसके बाद अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख है। ये सारे एग्जाम्पल्स किस बात के हैं? ये इस बात के प्रतीक है। और कौटिल्य ने जो है बहुत सारे दास है, जब सामाजिक जीवन बताएंगे तो उसमें ध्वजाहृत दास, ध्वजाहृत दास का मतलब हो गया कि जैसे कलिंग युद्ध लड़ने गया अशोक, जीत गया, 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया गया, तो 1.5 लाख लोगों को जो बंदी बनाया गया वो जीत कर आपने अपने पास लाया, तो वो हो गया ध्वजाहृत दास। ठीक है, इसी प्रकार उदर दास हो गया, जैसे भूख, अपनी भूख को मिटाने के लिए व्यक्ति को रोजगार का कोई अवसर नहीं है तो पेट तो पालना पड़ेगा, भूख तो मिटानी पड़ेगी, तो वो क्या है कि अपने आप को किसी के हवाले कर देता था। वो कहता था कि भाई आपका हम सब काम दे देंगे, हमको भोजन दे दीजिए। तो ये क्या हो गया कि उदर, अपनी उदर की पूर्ति, क्षुधा पूर्ति करने के लिए किसी का दास हो जाना, इसको उदर दास कहा गया। ठीक है, कृत दास हो गया, अब हमारे काम बढ़ गए तो हमें हेल्पिंग हैंड की जरूरत है, तो हमारे पास पैसा अगर है तो हमने दासों को खरीद लिया। उस समय दासों की खरीद और बिक्री भी होती थी। ठीक है, तो दासों को हमने खरीद लिया, तो ऐसे दास क्या हो गया? ऐसे दास कृत दास हो जाएंगे। इसी प्रकार दाय दास हो गया। दाय दास क्या हो गया कि ऐसे दास जो हमें क्या है कि हमें विरासत में मिले, हमारे पूर्वजों के पास, हमारे माता पिता के पास कुछ दास थे, अब हम बड़े हो गए, वो दास मेरे सेवा में लग गया, फिर मेरे बच्चे होंगे तो उसकी सेवा में, तो इसको कहते हैं जनरेशन टू जनरेशन जो है, इसको पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो इसको कहेंगे दाय दास। ठीक है, तो इस तरह से जो है दासों का कई कैटेगराइजेशन जो है वो किया गया है, और कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का जो है उल्लेख किया है। तो ये सारी जो बातें हैं ये बताता है कि मेगास्थनीज की यह बात कि भारत में दास प्रथा का चलन नहीं है, ऐसा इसलिए मतलब जो है ये बात गलत है। लेकिन सवाल ये उठता है कि मेगास्थनीज को क्यों नहीं प्रतीत हुआ कि हिंदुस्तान में दास प्रथा का चलन नहीं है, दास प्रथा का चलन नहीं है, मेगास्थनीज को क्यों नहीं प्रतीत हुआ? तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि वास्तव में हमारे हिंदुस्तान में दासों के साथ, ठीक है, दासों के साथ उसके मालिक के द्वारा जिस तरह से आचरण, जो मानवीय आचरण किए जाते थे, वहां पर ऐसा नहीं था। वहां पे यूनान वगैरह सब में, ग्रीस वगैरह सब में, वहां पे दासों के साथ उसके मालिक के द्वारा बड़े ही बुरे सलूक किए जाते थे। तो ये स्थिति जो है वो क्या है कि हिंदुस्तान में नहीं थी। यहाँ पे अपेक्षाकृत मानवीय आचरण किए जाते थे। अपेक्षाकृत दासों से मुक्ति का विधान भी बाद में नारद ने किया। तो दासों को लगाया तो गया उत्पादन संबंधी कार्यों में, लेकिन दासों के साथ उसके मालिक दुर्व्यवहार नहीं कर सकते थे। तो दुर्व्यवहार नहीं कर सकते थे, मानवीय व्यवहार करते थे। तो इस वजह से कभी भी जो है वो तब मेगास्थनीज को इस बात का एहसास ही नहीं हो सका कि हिंदुस्तान में दास प्रथा का चलन है। ठीक है, तो ये हो गया दास प्रथा का चलन। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा कि अब जो है वो क्या है कि मेगास्थनीज तीसरी जो बात कहता है कि भारतीय लेखन कला से परिचित नहीं है, लेखन कला से परिचित नहीं है। ठीक है, ये भी बात वास्तव में जो है वो क्या है कि गलत है। ठीक है, परिचित नहीं है। मौर्य काल में ही पहली बार आप ये कह सकते हो कि व्यवस्थित रूप से लिखने पढ़ने की पद्धति की शुरुआत हुई, लिखने की पद्धति की शुरुआत हुई। तो ये भी बात, लेकिन क्या होगा, सवाल पूछा जाएगा किसके अनुसार भारतीय लेखन कला से परिचित नहीं है। ठीक है, तो ध्यान यहाँ पे रखना है कि वो कौन कहता है, मेगास्थनीज कहता है। ठीक है, ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो है वो देखिए मेगास्थनीज और क्या लिखता है। मेगास्थनीज ये लिखता है कि सौर सेनोई, ठीक है, सौर सेनोई, यानी सौर सेनोई का मतलब हो गया सूरसेन महाजनपद जिसकी राजधानी मैथुरा। ठीक है, जिसकी राजधानी क्या है, मैथुरा, यानी मथुरा के जो लोग हैं वे लोग 2 देवताओं की पूजा करते हैं। और वो कौन कौन से देवता हैं, हेराक्लीज और दूसरा हो जाएगा, ठीक है, हेराक्लीज और दूसरा हो जाएगा डायोनीसियस। ठीक है, हेराक्लीज और डायोनीसियस हो जाएगा। ठीक है, 2 देवताओं की पूजा करते हैं। इसमें हेराक्लीज की पहचान किससे स्थापित की गई है, वासुदेव कृष्ण से, और डायोनिसियस की पहचान किससे स्थापित की गई है, भगवान शिव से स्थापित की गई है। तो ये ध्यान आपको ये रखना होगा कि मेगास्थनीज के अनुसार, अच्छा एक चीज और देखिएगा कि उसने ये भी लिखा है कि जोबोरस नदी, कि ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है, जोबोरस नदी के किनारे। और ये जोबोरस नदी की पहचान जो है
वो किससे स्थापित की गई है? यमुना नदी से स्थापित की गई है। और आपको सही पता भी है कि यमुना नदी के किनारे ही मथुरा स्थित है। तो फिर एक बार फिर से मेगास्थनीज ने लिखा है कि जोबरस नदी के किनारे स्थित सौरसेनोई महाजनपद की जो राजधानी मैथुरा है, उसके लोग जो है दो देवताओं की पूजा करते हैं, हेराक्लीस और डायोनिसियस की। इसमें हेराक्लीस की पहचान वासुदेव कृष्ण से स्थापित की गई है, जबकि डायोनिसियस की पहचान भगवान शिव से स्थापित की गई। ये सवाल बहुत बार आ चुका है कि मेगास्थनीज ने जिन देवताओं का नाम हेराक्लीस का है, जिस देवता का नाम हेराक्लीस का है, उसकी उनकी पहचान किससे स्थापित की गई है? तो उसका सही जो जवाब है वो जवाब हो जाएगा कृष्ण से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, 5 जो है वो ध्यान ये रखना है कि मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के लिए, ठीक है, पाटलिपुत्र के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया है वो शब्द है पालिम्ब्रोथा। ठीक है, मेगास्थनीज ने अपने ग्रंथ में ये लिखा है, ठीक है, अपने ग्रंथ में ये लिखा है कि पालिम्ब्रोथा यानी पाटलिपुत्र जो है वो गंगा एवं सोन नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, गंगा एवं सोन नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित है। ये बात जो है मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में किया है। और ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है कि यूनानी लेखों में पाटलिपुत्र के लिए कौन से शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही जवाब है पालिम्ब्रोथा। ठीक है, पालिम्ब्रोथा शब्द का प्रयोग हुआ है। इसके बाद देखिएगा कि मेगास्थनीज की जो बात है कि इसमें कुछ और बात समझिएगा। छठी बात इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना है, ठीक है, उसमें ये ध्यान रखिएगा कि मेगास्थनीज जो है वो क्या है कि अपने समाज में जो है, अपने भारतीय समाज के संबंध में भी बहुत सारी जानकारियां उसने जो है वो दी है। ठीक है, तो जैसे ये भारतीय समाज 7 वर्गों में विभक्त है। ठीक है, 7 वर्गों में विभक्त है, ये बात मेगास्थनीज ने कहा है। ठीक है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभक्त किया है। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि भारत में सामान्य तौर पे अगर देखा जाए तो मौर्य काल तक जो है वर्ण व्यवस्था में समाज स्पष्ट रूप से जो है वो विभक्त हो चुका था। ठीक है, स्पष्ट रूप से विभक्त हो चुका था। और वो कह सकते हैं कि मेगास्थनीज जो है वो भारतीय वर्ण व्यवस्था संबंधी जो जटिलताएं थी उन जटिलताओं को वो नहीं समझ सका, और जिस जिस पेशे को देखा उसको उसने एक जाति के तौर पर जो है उसको डिफाइन किया। तो अगर उस हिसाब से भी देखा जाए, पेशे के आधार पर भी देखा जाए, तो फिर वो साथी क्यों होगा? वो तो यहां पे अनंत जो है वो जातियां बन जाएगी। तो वो ना तो वर्ण व्यवस्था को समझ पाया और ना ही जो है कह सकते हैं कि अगर पेशे के आधार पर जाति का निर्धारण किया तो वो जाति उस तरह का निर्धारण है ही नहीं। पेशे के आधार पर भी हिंदुस्तान में जातियां बनी हैं, जैसे धोबी है, रजक है, चर्मकार है। ठीक है, इस तरह के जो लोग बनिक हो गए, ये सब जाति के, सब पेशे के आधार पर जो है वो क्या है कि जाति बने। लेकिन वो क्या है, दार्शनिक कोई जाति तो है नहीं, किसान कोई जाति तो है नहीं, अहीर या पशुपालक, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद कारीगर तो कोई जाति होगा नहीं, ठीक है ना। इसके बाद जो है ठीक है, तो जो कह सकते हैं 7 वर्गों में विभक्त किया है वो भी आपको ध्यान से रखना है, ध्यान में, और क्रम से याद रखना है कि उसमें क्या क्या वो जो है वो कहता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा कि उसमें जो है जैसे वो कहता है दा की अ का सैनी सभासद। ठीक है, दा की अक्का सैनी सभासद। ठीक है, इसमें दा का मतलब हो गया दार्शनिक। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, दा का मतलब क्या हो जाएगा, दार्शनिक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद की से हो जाएगा किसान हो जाएगा। इसके बाद आ से जो है वो अहीर है, अहीर या पशुपालक या ग्वाला। ठीक है, या ग्वाला हो जाएगा। इसके बाद का से जो है ध्यान रखिएगा, चौथा जो है वो कारीगर या शिल्पी। ठीक है, कारीगर या शिल्पी। ठीक है, या व्यवसायी, ये जो है चौथी जाति। इसके बाद सै से हो जाएगा सैनिक। ठीक है, चौथी जाति। इसके बाद सै से हो जाएगा
सैनिक, नी से हो गया निरीक्षक, निरीक्षक हो जाएगा, निरीक्षक, सभासद, और जो है सातवां सभासद या पार्षद। ठीक है, ये जो है कोडिंग याद रखिएगा। दा की आ का सैन्य सभासद, दा की आ का सैन्य सभासद, दार्शनिक, किसान, अहीर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दा की आ का सैन्य सभासद, दार्शनिक, किसान, अहीर या पशुपालक या ग्वाला, का से कारीगर या शिल्पी, सै से सैनिक, नी से निरीक्षक, सभासद या पार्षद। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और ये इसलिए क्रम से याद रखना है क्योंकि एक बार सवाल यह आया था कि मेगास्थनीज ने जिन 7 वर्गों में समाज को विभक्त किया है उसमें चौथी जाति किसको माना है। ठीक है, चौथी जाति किसको माना है। और इसमें यह ध्यान रखना है कि मेगास्थनीज के अनुसार इन 7 में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो किसका है, किसान का। और किसानों के बाद सैनिक की संख्या जो है बतलाया है। तो सबसे ज्यादा संख्या, ये ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो किसका है, किसानों का। ठीक है, सर्वाधिक संख्या इसी की है, ये याद रखिएगा, सर्वाधिक संख्या इसी की है। और ये ध्यान में आपको रखना है कि ये जो डिवीजन है, ठीक है, ये 7 वर्गों में जो विभाजन है वो किसके आधार पे किया गया, पेशे के आधार पे। विभाजन किसके आधार पे, ये भी सवाल आया था कि किसके आधार पर उसने विभाजन किया। तो विभाजन जो है पेशे के आधार पर किया है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कहता है कि वो कहता है मौर्य सैन्य प्रशासन। ठीक है, मौर्य सैन्य प्रशासन कहता है कि 5 सदस्यों वाली, ठीक है, 5 सदस्यों वाली 6 समितियों के द्वारा संचालित होता है। ये ध्यान ये रखिएगा, ठीक है ना, 6 समितियों द्वारा संचालित होता है। ये मेगास्थनीज ने कहा। मेगास्थनीज ने कहा कि मौर्यकालीन जो सैन्य प्रशासन है, जो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन है, वो 5 सदस्यों वाली 6 समितियों के द्वारा संचालित होता है। यानी इसमें आप देखिए कुछ बातें ध्यान रखिएगा कि इसमें समितियां टोटल कितनी है, समिति टोटल कितने हैं, 6। टोटल सदस्यों की संख्या जो है वो कितनी हो जाएगी, टोटल सदस्यों की संख्या, ये ध्यान रखिएगा, बराबर 6 × 5 = जो है वो कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, टोटल सदस्यों की संख्या जो है वो कितनी है, 30 है। टोटल समितियों की संख्या जो है वो कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो 6 समिति है, 5 सदस्य ईच में है, तो टोटल सदस्यों की संख्या कितनी है, 30। तो जब सवाल आपसे ये पूछा, ये भी सवाल पूछा गया कि मौर्यकालीन सैन्य प्रशासन कुल कितने सदस्यों द्वारा संचालित होती थी, तो टोटल सदस्य हो जाएंगे 30। कितने समितियों के द्वारा संचालित होता था, तो वो 6 समिति। प्रत्येक समिति में कितने सदस्य होते थे, तो 5 सदस्य होते थे। अब यहां पर ये देखना है कि ये जो 6 समितियां थी, इन 6 समितियों का काम क्या था। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना है कि इसमें पै हो गया, कोडिंग है पै घुर ह रस 9। ठीक है, पै घुर ह रस 9, बल्कि 9 रस है। ठीक है, पै घुर ह 9 रस, कहीं पे रस 9 लिखा है, कहीं पे 9 रस मैं बता रहा हूं। ठीक है, 9 रस। अब देखिए इसका मतलब क्या है, पै से हो गया पैदल सवारी, जो है पैदल जो सेना होती थी, एक समिति पैदल सेना को देखती थी, दूसरी समिति घुड़सवारी यानी अश्व सेना को देखती थी, तीसरी जो समिति थी वो रथ सेना को देखती थी, चौथी जो समिति है वो हस्ती सेना को देखती थी, पांचवी जो समिति है वो नौ सेना को, और इन सभी सैनिकों को रसद पहुंचाने वाला भी एक अलग विभाग होता था। जो नेक्स्ट समिति होती थी वो रसद विभाग को देखता था। ठीक है, तो पैदल, घोड़ा, रथ, हाथी, फिर 9 रस यानी कि 9 सेना रसद को देखती थी। तो ये जो 6 समितियां थी, इन समिति में से एक समिति का काम पैदल सेना को देखना था, दूसरी समिति का काम घुड़सवारी सेना को देखना था, तीसरी समिति का जो काम है, ठीक है, तीसरी समिति का जो काम था वो रथ सेना को, चौथी समिति का काम हस्ती सेना, इसके बाद नौसेना, इसके बाद रसद को देखना था। तो ये भी आपको जो है ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद जो है फिर देखिएगा नेक्स्ट अगर बात करें तो मौर्यकालीन सैन्य प्रशासन के साथ साथ
साथ साथ जो है वो ये कहता है कि पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र का प्रशासन भी जो है, ठीक है, पाटलिपुत्र का प्रशासन भी ये क्या हो जाएगा, पांच सदस्यों वाली 6 समितियों के द्वारा, 5 सदस्यों वाली 6 समितियों के द्वारा, ठीक है। अब यहां पर देखिए 5 सदस्यों वाली 6 समिति, इसमें भी टोटल समितियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6, टोटल सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। यानी कि 30 सदस्यों की समितियों के द्वारा पाटलिपुत्र का प्रशासन जो है वो संचालित होता था। इसमें प्रत्येक समिति का काम क्या था ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां पे देखिए फर्स्ट समिति किसको देखती थी, इंडस्ट्रीज को, ठीक है। फर्स्ट समिति मैं जैसे लिख रहा हूं वैसे आप समझिएगा मैं क्यों लिख रहा हूं। द्वितीय समिति जो है वो किसकी देखभाल करता था, विदेशियों की देखभाल, ठीक है, विदेशियों की देखभाल करता था। इसके बाद तृतीय समिति ये जन्म मरण का पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन, जन्म मरण का पंजीकरण करता था, ठीक है। इसके बाद फोर्थ जो समिति थी, फोर्थ समिति जो है ट्रेड, व्यापार वगैरह देखती थी। फिफ्थ जो समिति थी, ठीक है, फिफ्थ समिति ये वस्तुओं की क्वालिटी, ठीक है, वस्तुओं की गुणवत्ता को जो है वो क्या है कि देखती थी। इसके बाद जो 6 समिति थी, ठीक है, जो छठी समिति थी वो क्या देखती थी, वो सेल टैक्स, बिक्री कर को देखती थी, सेल टैक्स, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट इन, ठीक है, यानी फर्स्ट जो समिति थी वो इंडस्ट्रीज को देखती थी। देखिए द्वि है ना, विदेशियों की देखभाल करने वाला, ठीक है, विदेशियों की देखभाल करने वाली एक समिति अलग से होती थी जो पाटलिपुत्र में पहुंचने वाले विदेशियों की रक्षा करती थी, उसकी देखभाल करती थी, उसकी जरूरतों को ध्यान में रखती थी। तो वो हो गया द्वितीय समिति, विदेशियों की देखभाल। जानिए तृतीय समिति जन्म मरण का पंजीकरण करता था, रजिस्ट्रेशन करता था, ठीक है, डेथ कितने हुए, कितने का बर्थ हुआ, बर्थ एंड डेथ का रजिस्ट्रेशन करने वाली जो समिति थी वो तीसरी समिति थी। तो त्रिज्या हो गया, ठीक है, तीसरी समिति हो गई। इसके बाद फोर्थ समिति जो है फोरट्रैन आप जानते हैं ना, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, आपको पता होगा कि ये कंप्यूटर जो है वो लैंग्वेज है, कोबोल हो गया, बेसिक हो गया, फोरट्रैन हो गया। तो फोरट्रैन यानी फोर्थ समिति ट्रेड को देखता था, व्यापार वाणिज्य को देखता था। फीक्वा क्वालिटी, यानी कि फिफ्थ जो समिति होती थी ना वो वस्तुओं की गुणवत्ता को देखती थी, वस्तुओं की क्वालिटी को चेक करती थी। और 6 हो गया और S फॉर सेल टैक्स हो गया, ठीक है। 6 जो कमिटी थी यानी छठी जो समिति थी वो छठी समिति किसको देखती थी, सेल टैक्स यानी बिक्री कर को देखती थी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सिविल सर्विसेज वगैरह सब में। ऐसे तो सिंपली जो है और सारे एग्जाम्स वगैरह में क्या होता है कि बस ये पूछा जाता है कि किसके अनुसार पाटलिपुत्र का प्रशासन 5 सदस्यों वाले 6 समितियों द्वारा संचालित होता था। तो वो सही जवाब जो है वो क्या हो जाएगा, मेगास्थनीय। अब ये 6 समिति का कौन सी समिति का क्या क्या काम था ये भी आपको याद रखना है। सिविल सर्विसेज में थोड़ा सा डेप्थ में जब पूछा जाता है तो इस तरह के सवाल, लेकिन ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो है अगर देखा जाए जो एसएससी है या और तरह के एग्जाम्स हैं तो उन सारे एग्जाम्स में बस सिंपली यही पूछा जाएगा कि भारतीय समाज को मेगास्थनीज ने कितने वर्गों में बांटा, भारतीय समाज को किस आधार पर बांटा, कौन ये कहता है कि पाटलिपुत्र का प्रशासन 5 सदस्यों वाले 6 समितियों के द्वारा संचालित होता है। और देखिए एक दो बातें समझिएगा, सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें इसलिए समझनी पड़ती है, आपको लगेगा कि यार ये सब क्या बेवकूफी है, इतना क्यों रटना पड़े, ठीक है ना, क्यों रटना पड़े। यहां पे रटने से ज्यादा ये चीज को मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है
कि वास्तव में मौर्यकालीन शासकों ने आज भी जो है, आप देखिए कि आज भी रजिस्ट्रेशन डेथ एंड बर्थ का होता है, ठीक है। विदेशियों की जो है हम कहते हैं अतिथि देवो भव, और उसके लिए एक अलग से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक टूरिज्म डिपार्टमेंट अलग से बनाया गया, ठीक है। जो आज वस्तुओं की क्वालिटी चेक करने के लिए जो है गुणवत्ता पूर्ण है कि नहीं, आज आप समझ सकते हो कि जितना ज्यादा वस्तुओं में मिलावट वगैरह जो आई हुई है, ठीक है। ये सब एक्चुअली क्या होता है ना कि जब आप निबंध वगैरह सब लिखते हैं ना, तो उसमें आपको एक जो भी आप बातें कह रहे होते हो उसके पीछे एक बहुत बड़ा आपके पास जो है इतिहास से तर्क जो है वो कह के आपको मिल जाते हैं, आपको एग्जांपल्स मिल जाते हैं कि उस काल के इतने सारे मतलब जो लोग थे उस काल के, उन लोगों ने इतना ध्यान दिया छोटी छोटी बातों पर। उन्हें ये मालूम था कि विदेशियों की जो देखभाल है वो प्रशासन का, शासन का एक महत्वपूर्ण जो है वो कार्य है, और उसकी देखभाल हम जितना अच्छा से करेंगे, उनको फुल सिक्योरिटी जो हम प्रदान करेंगे, उससे कहीं ना कहीं पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और उससे राजकोष को जो है वो फायदा होना है। जन्म मरण का पंजीकरण, वस्तुओं की गुणवत्ता पर ध्यान देना, सेल टैक्स वगैरह पे ध्यान देना, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, ये सारी चीजें अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये मौर्य काल की जो है वो क्या है कि ये दिखाता है कि मौर्यकालीन शासकों ने कितना जो है वो क्या है कि उसने इस चीज का, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि मेगास्थनीज ने कुछ और जो है बातें छोटी छोटी है वो बता दूं मैं। एग्रोनोमी की बात करता है, ठीक है। अधिकारी, मार्ग निर्माण अधिकारी हो गया, मार्ग निर्माण अधिकारी हो गया, ठीक है। प्रति 10 स्टेडिया की दूरी पर एक स्तंभ लगाता था, एक स्तंभ लगाता था, ठीक है। प्रति 10 स्टेडिया की दूरी पर एक स्तंभ लगाता था, और प्रति 10 प्रति 10 स्टेडिया बराबर हो गया, बराबर 1 मील हो गया। 10 स्टेडिया बराबर 1 मील, यानी स्टेडिया जो है, ये स्टेडिया क्या हो जाएगा, ये दूरी सूचक इकाई हो जाएगी, ठीक है। ये दूरी सूचक इकाई हो जाएगी। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये जो एग्रोनोमी है, ठीक है, ये सिंचाई व जमीन की पैमाइश, ये गांव में सिंचाई व जमीन की पैमाइश करता था, सिंचाई व जमीन का, सिंचाई की व्यवस्था करता था और जमीन का पैमाइश, ठीक है। और इसी तरह से एक और जो है, तो ये सब टर्मिनोलॉजी याद रखिएगा। एक और जो है शब्दावली का प्रयोग किया है, एस्टीनोमोई, ये नगर के स्तर का अधिकारी होता था, इसको नगर आयुक्त आप कह सकते हो, ठीक है, नगर आयुक्त, ठीक है, नगर आयुक्त हो गया, एग्रोनोमोई हो गया। तो ये सब जो है आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो ये सब जो है प्रति 10 स्टेडिया की दूरी पर जो है वो क्या है कि ये सारी बातें हमने आपको जो है बताया, ठीक है। तो ये एस्ट्रोनॉमी जो है, अगर आप एक बार जो है इसका रिवीजन कर दें, ठीक है ना, तो एक बार रिवीजन कर दें, और इसमें करीब करीब 100 प्रश्न जो है ऐसे जो है वो क्या है कि यहाँ पर, तो देखिए सबसे पहले हमने मेगास्थनीज के बारे में बताया। दूत था किसके दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। किसका दूत बनकर आया था, सेल्यूकस निकेटर का दूत बनकर आया था। पहले किसके दरबार में था, अराकोसिया, ये ध्यान रखिएगा, कंधार से इसकी पहचान स्थापित की जाती है, और वो कौन है, सिबर्टियस के दरबार में, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद मेगास्थनीज ने अपनी कौन सी पुस्तक लिखी है, इंडिका, जो मूल रूप से क्या है, अप्राप्य है। तो फिर किस में मिलता है, तो स्ट्रेबो एरियन तथा डायोडोरस, ठीक है, स्ट्रेबो एरियन तथा डायोडोरस के लेखों में मिलता है। और इसका संकलन किसने किया उस उद्धरण का, डॉक्टर शानबेक, ये याद रखिएगा, संकलन शानबेक। और अंग्रेजी में जो अनुवाद है वो किसने कराया, मैक्रिंडल ने, ठीक है, मैक्रिंडल ने कराया। इसके बाद मेगास्थनीज से क्या क्या जानकारी मिलती है, कभी भी अकाल नहीं पड़ते, दास प्रथा का चलन नहीं है, लेकिन हमने आपको बताया इसमें और चीजें कि अकाल पड़ते थे, और उसका एग्जाम्पल चंद्रगुप्त मौर्य का सोगोरा महास्थान अभिलेख है, हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन हो जाएगा। और फिर हमने बताया दास प्रथा का प्रयोग तो वैदिक काल से ही हो रहा था, और वैदिक काल में लेकिन घरेलू कार्यों में था, और हिंदुस्तान के इतिहास में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे पहली बार उत्पादन संबंधी कार्यों में दासों को लगाया गया, ठीक
ठीक है। वैदिक काल में सबसे पहली बार प्रयोग किया गया, लेकिन घरेलू कार्यों में दासों का पहली बार प्रयोग उत्पादन संबंधी कार्यों में 6th सेंचुरी बीसी में, और मौर्य काल में पहली बार बड़े पैमाने पर, और इसमें पहली बार बड़े पैमाने पर उत्पादन संबंधी कार्यों में अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है, जबकि त्रिपिटक में 4 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है। तो दासों का इस तरह का उल्लेख करना यह दिखाता है कि हिंदुस्तान में दास प्रथा का चलन बहुत पहले से था। मेगास्थनीज यहाँ पे दास प्रथा को क्यों नहीं देख पाया? तो इसलिए नहीं देख पाया क्योंकि यहाँ पे दासों के साथ अच्छा व्यवहार होता था, लेखन कला से परिचित नहीं है, मेगास्थनीज कहता है। फिर चार्ज वही कहता है कि जोबोरस नदी के किनारे मैथुरा नामक स्थान के लोग, जो कि सौर सेनोई महाजनपद की राजधानी थी, वहाँ के लोग हेराक्लीज और डायोनीसियस, यानी हेराक्लीज बहुत इंपॉर्टेंट है, डायोनीसियस बहुत इंपॉर्टेंट है, और लेखन कला से परिचित नहीं है। ये हो गया। इसके बाद हमने आपको बताया भारतीय समाज को 7 वर्गों में, इसके बाद जो हमने बताया कि पाटलिपुत्र को वो पालिम्ब्रोथा कहता है। भारतीय समाज जिन 7 वर्गों में बटा है वो उसका कोडिंग है दाकी, अक्का, सैनी, सभासद, दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक, सभासद या पार्षद। ठीक है। विभाजन पेशे के आधार पर किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, पेशे के आधार पर है, और 7 वर्गों में विभाग किया है, और सर्वाधिक संख्या जो है वो किसकी है? किसानों की। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद जो है फिर मौर्यकालीन सैन्य प्रशासन जो है, सैन्य प्रशासन 5 सदस्यों वाले, सदस्यों की संख्या प्रति समिति कितना होना चाहिए? 5, और एक समिति कितना है, मतलब कितनी समिति है? 6, और सदस्यों की टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 30। और इसमें क्या है? पै घोड़ा 9 रस, पैदल, घोड़ा, रथ, हाथी, नौसेना और रसद विभाग, ये जो है देखता था, जो राशन पानी की व्यवस्था करता था। ठीक है। 8 हमने बताया पाटलिपुत्र के प्रशासन 5 सदस्यों वाली 6 समितियों के द्वारा। ठीक है। पहली समिति इंडस्ट्रीज को देखता, द्विविदेशियों की देखभाल। तृतीय समिति जन्म वर्ण का पंजीकरण। 4th ट्रेन हो गया, यानी 4th समिति ट्रेड को देखता था। 5th समिति वस्तुओं की गुणवत्ता, और 6th समिति जो है वो देखता था सेल टैक्स को। ठीक है। और इस प्रकार कुछ अधिकारियों के बारे में एग्रोनॉमी, मार्ग निर्माण अधिकारी की बात करता है, वो सिंचाई व जमीन सिंचाई की व्यवस्था और जमीन की पैमाइश भी करता था प्रति 10 स्टेडिया की दूरी पर, यानी दूरी की जो इकाई है ये याद रखिएगा, स्टेडिया है दूरी की इकाई, जिसका प्रयोग जो है वो कौन करता है? यूनानी लेखक करते हैं, मेगास्थनीज के दिया। ठीक है। एसटी नोमोई नगर आयुक्त है। ठीक है। एसटी नोमोई नगर आयुक्त है। तो इस प्रकार हमने जो है मेगास्थनीज के इंडिका से जुड़ी हुई जो अत्यंत महत्वपूर्ण जो बातें हैं उसके बारे में हमने जिक्र किया, और वीडियोस में अपने एक लिमिटेशंस होते हैं, और हमने जो नोट्स भेजे हैं उसको आप देखिएगा, उसमें 2, 4, 10, 20 फैक्ट्स और भी मिल जाएंगे, लेकिन हमने जितने भी फैक्ट्स की बात करी है सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। सवाल इसी से पूछे जाते हैं, और इसके पूछे जाने की संभावना हमेशा बनी रहेगी। और इतना इंटरेस्ट हो गया, 2, 4 फैक्ट्स इधर उधर से और मिलते हैं, उसको ऐड ऑन करते जाइएगा अपने नॉलेज में, यही है प्रिपरेशन। तो उम्मीद करता हूं कि आज मेगास्थनीज के इंडिका के संबंध में हमने जो जानकारियां जुटाई, जो जानकारियां आप तक पहुंचाई, वो आपके जीवन में एक बेहतर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। इसी बात की कामना के साथ आज मैं विदा लेता हूं। कल मैं फिर से उपस्थित होऊंगा एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।